अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। you're watching Good Morning Public with me और मुझे कहते हैं सुहाब सलाज। और आज के बाद से कुछ दिन तक अब्दुल रऊफ साहब मेरे साथ नहीं होंगे। गेस व्हाट, क्यों नहीं होंगे? जिस वजह से मेरी एब्सेंस आपने टीवी स्क्रीन्स पर फील की, एग्जैक्टली वही वजह है। नॉर्दर्न एरियाज़ का फाइनली अब्दुल रऊफ साहब ने विजिट करने का प्लान कर लिया, बिकॉज हम उन्हें हमेशा कहते हैं आप पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, तो अब काफ़ी अर्सा हो गया आप कहीं गए नहीं, तो फाइनली उन्होंने हमारी बात मान ली है। फैमिली के साथ फैमिली ट्रिप पर अब वो जा चुके हैं, तो अब्दुल रऊफ साहब बहुत सारा एंजॉय कीजिएगा और आकर हमें अच्छी अच्छी स्टोरीज भी बताइएगा। लेकिन चले नॉर्थ साइड पर नहीं चलते, इस्लामाबाद तो हम जा सकते हैं और ये रोज़ाना का काम है, हमारा जाना भी है। हरमीत वहाँ मौजूद होते हैं। हरमीत को हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हरमीत कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपकी बात रोज़ है कि रोज़ साहब बहुत ही बातें करते रहते हैं। बहुत सारे इलाकों में अक्सर हमने देखा है कि उनकी जो ज़िंदगी है मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में काफ़ी गुजरी है, लेकिन प्रोग्रामिंग की वजह से वो काफ़ी जो है वो कभी बहुत मुश्किल था उनके लिए। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, कभी रोज़ साहब निकल गए और वहाँ की बड़ी खूबसूरत एक तो इलाके बड़े खूबसूरत है, वहाँ की किस्से कहानियाँ जो हैं वो बड़ी मज़े की। रोज़ साहब जब सुनाते हैं तो और मज़ा आता है। तो हम ढेर सारी किस्से कहानियाँ वहाँ की भी उनसे सुनेंगे। अब्दुल रऊफ साहब पूरा एक सफ़रनामा लिख सकते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान का हरमीत बल्कि पूरी दुनिया का, यू नेम इट। और उनको उस सिटी के बारे में, उस कंट्री के बारे में डिटेल पता होती है और हमें तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ शो करने का, स्पेसिफिकली इस चीज़ पर कि उनको हर चीज़ के बारे में, क्या स्टोरी की एक रुदाद उनको ज़रूर पता होती है। और यादाश्त भी बड़े मज़े की उनकी, बड़ी कमाल की यादाश्त है। बहुत सारे, क्योंकि हम भी घूमते फिरते हैं लेकिन हमें वो चीज़ें याद नहीं होती। लेकिन आज भी उनसे पूछे कि जर्मनी के फलां शहर में उस वक्त क्या हुआ था, तो वो पूरी तारीख उसकी बता देंगे। ये बड़ी कमाल की बात है भाई। हाँ जी, चले जी, ये कमालात जो है वो दोबारा वापस आएंगे तो उनसे हम स्टोरीज और रुदात ज़रूर सुनेंगे। आज के प्रोग्राम का रन डाउन आपसे शेयर कर लेते हैं। आज सबसे पहले सुबह सुबह उठ के जिस खबर ने मुझे तकलीफ दी, जिस खबर को सुन के मुझे बहुत तकलीफ है, मैंने सोचा अब्दुल रऊफ साहब टूर पे गए हुए हैं, टूर पे उनको ये खबर मिले तो उन्होंने कहना वहाँ से वापस आ जाते हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया एक बार फिर से। अब 233 रुपए का ये पेट्रोल जो अब 33 तक पहुँच गया है। बेसिकली इजाफा जो हुआ है व्यूवर्स वो आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा, पहली खबर हर जगह आज यही है, हेडलाइंस में भी न्यूज़ में भी कि 6 रुपये और कितने पैसे का इजाफा हुआ है हरमीत? ये कुछ है हमारे पास 72 पैसे, 6.72 पैसे। आप ये देखें ना, इसी तरह डीजल जो है 51 पैसे, मट्टी का तेल जो है 1.67 रुपए जो है वो सस्ता हो गया है। ये चलो बेहतर बात है, लेकिन दीगर चीजें जो है दोबारा महंगी हो गई हैं। और तीसरी बात यह है कि सऊदी अरब ने $3 अरब जो दिया था वो उसमें वापसी के लिए जो मुद्दत है उसमें भी तोसी कर दी गई। और तीसरी बात यह है कि एक अच्छी बात यह है, मैं ये समझता हूँ कि डॉलर जो है मुसलसल रुपये और रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम हो रही है और डॉलर जो है उसकी कीमत में कमी का इजाफा जो है वो देखने को मिला। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो हमें थोड़ा सा दुख तकलीफ ज़रूर इसलिए होती है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो भैया ट्रांसपोर्ट की प्राइस बढ़ती है, उसके साथ टमाटर, प्याज, आलू, चीनी, घी, दालें वगैरह वगैरह वगैरह। और आवाम जो है वो फिर इस छोटे से इजाफे पर आपने जो इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं बिल्कुल वो करनी भी चाहिए। हमें आवाम को ऑप्टिमिस्ट होकर भी बताना चाहिए कि ये चीज़ें हैं जिनमें कमी आई है। जैसे डॉलर में जो ग्राफ एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर गया था वो अब ग्रेजुअली नीचे आ रहा है और कदर पैसे की जो है वो अच्छी और बढ़ती जा रही है। लेकिन हम आम आवाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना हरमीत, तो यकीन करें उनको सिर्फ यही समझ आता है कि 6 रुपये बढ़ा दिए, ओ माय गॉड 6 रुपये बड़े, मतलब पेट्रोल में इजाफे के बाद आपकी पेट्रोल से कनेक्टेड हर फील्ड, हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है और आम आवाम को यही नजर आता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा। और सोहा एक और चीज़ जो बड़ी अफसोसनाक है और मुझे ये मैं हमेशा ये बात हम मेंशन भी करते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, उमूमन ये होता है कि जब पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है तो ट्रांसपोर्ट की जानिब अगर आप जाएं तो किराए कम नहीं होते ना, इंतजामिया उस पर उसी तरह कोई रिएक्शन देती है, कोई रद्द-ए-अमल नजर आता है, कोई एक्शन लिया जाता है, कोई चीज़ हमें ये भी नजर नहीं आती है। इसलिए भी अफसोस होता है कि जब पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो लोग ट्रांसपोर्टर जो हैं या दीगर जो लोग हैं वो अशिया की कीमतों में कमी नहीं करते, बल्कि वो जो प्राइस है वो उसी तरह बरकरार रहती है और उससे ज़्यादा महंगी मिलती है। तो मेरे ख्याल में ये भी होना चाहिए कि अगर पैसे कम से कम, अगर कीमतें कम भी होती हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि चीज़ें जो हैं
वो हमें कम पैसों में मिलनी चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है कि पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, जब पेट्रोल सस्ता मिल रहा है तो चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा। सख्ती से निपटना होगा, सख्ती से इकदाम करने होंगे, तभी जाके कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल इस चीज पर हरमीत आप सही कह रहे हो, एक्टिव होना चाहिए कि आप देखें कि अगर महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से दीगर अशिया खुरोनोश या XYZ डिपार्टमेंट्स की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो जब पेट्रोल की प्राइस नीचे आती है तो वो रिवर्स क्यों नहीं होती, ये एक क्वेश्चन मार्क है। वो प्राइस वैसी की वैसी रहती है, पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाती है। बहरहाल अभी तो कमी हमें कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, 6 रुपये का इजाफा ही हुआ है। ऑल दो इससे रिलेटेड एक अच्छी खबर डेली डोज में है, उसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार करें कि अगर आपका पेट्रोल बहुत हो गया है तो आज प्रोग्राम में एक अच्छी खबर है आपके लिए कि उसका रिप्लेसमेंट आपको हम क्या देंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है। जब मैंने सुबह आज इस खबर को रन डाउन में शामिल करना था तो मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा भी और इसको रिसर्च करने की भी कोशिश की। मोटरवे M5 की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये हादसा जो है वो बेसिकली पेश आया है। हरमीत, ये हादसा जो है M5 पर पेश आया है, कराची आने वाली बस है जहाँ पर 20 लोग जो हैं अभी की न्यूज़ के मुताबिक जहाँ बक हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी मावरत फरमाए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक एक तो रूल्स जो है हम उनको भी ये होना चाहिए, हम उनको फॉलो करें। वैसे बारिशें भी हो रही हैं, कल भी कुछ इतलात जो हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाक़ों में भी छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए हैं। तो एक तो बारिशें बड़ी तेज़ हो रही हैं, फिर कहीं ना कहीं हमारे ड्राइविंग में कहीं ना कहीं ऐसी तेज़ी आ जाती है कि जिसकी वजह से इस किस्म का एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा सदमा जो है हमें भी बर्दाश्त करना पड़ता है और नुकसान उठाना भी पड़ता है। तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है सुहाग, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और हरमीत, ये ऑयल टैंकर जो है बेसिकली ऑयल टैंकर से ये बस जो है वो टकराई गई और टकराने के बाद ये हादसा पेश आया। खैर, हम दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। एक छोटी सी हमने क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली ब्रेक पर हम इसलिए गए थे कि जो खबर हमने ब्रेक से पहले आपको पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की दी थी उसका कुछ सोल्यूशन भी तो आपको बताना है। बिकॉज हम हमेशा न्यूज़ वालों के बारे में या मीडिया इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि हमेशा बुरी खबरें देते हैं और हमें बताते रहते हैं कि ये मसले हो गए हैं, ये मिसाइल हो गए हैं, लेकिन कम टू द सोल्यूशन, कम टू द डेली डोज। हरमीत, डेली डोज की पहली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, उसके लिए आपको और मुझे और व्यूवर्स को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बट आपको बताएं कि पाकिस्तान में मुल्की सतह पर पहली बार इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करा दी गई है और ये कोई हमारी इंटरनेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तानी की फ़र्म है और ये फ़र्म जो है वो डाइस फाउंडेशन इसका नाम है। उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कल ही बाकायदा इसको इनॉग्रेट किया गया है, एक सेरेमनी लॉन्च की गई और उस सेरेमनी में बाकायदा तौर पर अनाउंस किया गया है कि अभी नहीं 2024 के लास्ट तक आप लिंक शुरू कर सकते हैं। हरमीत, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आपको थोड़ा सा इस कार के बारे में और बताऊं ताकि आपकी जो इंटरेस्ट लेवल है। आपने देखी भी होंगी, मेरे समेत बहुत सारे लोगों ने जो है भारत की जानिब से 15 अगस्त पे जो है उनकी जानिब से भी लॉन्चिंग थी इलेक्ट्रिक कार की। तो हमारे तरफ से ये था कि भाई हम तो सिर्फ मेरी नगमों पे ही लगे हैं कहीं ना कहीं कोई, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो 14 अगस्त के दिन ही वो हुआ और खुशखबरी जो है पूरे पाकिस्तानियों की सुनी। लेकिन आपकी बात ठीक है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, दीगर जो है अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से तो सबसे बेहतरीन फार्मूला है ये कार अगर आती है और मार्केट में आम होती है तो बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ पेट्रोल की जो प्राइस दिन पर दिन बढ़ती है तो उसकी कीमत, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी है कि हमारे यहाँ बिजली की जो कीमत है अब 9 रुपये उसमें भी इजाफा हुआ है। तो अगस्त के जो बिल आएंगे उसमें वो भी इंक्लूड होंगे, तो ये भी बड़ा मसला है कि बिजली के बिल बड़े ज़्यादा हो गए और वोल्टेज कितने इस्तेमाल होंगे ये भी आपको बता दें। मतलब खुशी की खबर है, लेकिन इसमें भी कोई ना कोई हमने उसके आफ्टर इफेक्ट और साइड इफेक्ट तो आपको बताने ही। जैसे आपने बिजली की बात की, यकीनन पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हुआ तो बिजली की कीमत भी बढ़ी है और बिजली मतलब उस तरह से उस तसलसल से हमारे घरों में आती भी नहीं है। NURE जो है वो इस गाड़ी का नाम है और 75 इसका नाम दिया गया है इसको। मैं आपको वोल्टेज बताऊँ, 220 हरमीत वोल्टेज इस्तेमाल होंगे इसको चार्ज करने में। 8 घंटे में गाड़ी चार्ज होगी और फिर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इसकी स्पीड जो है वो 120 है और 210 किलोमीटर ये जो है ना वो ट्रैवल कर सकती है अगर आप इसको 8 घंटे तक चार्ज करते हैं और 220 वोल्टेज के साथ चार्ज करते हैं। लेकिन अभी आप इसकी बुकिंग शुरू नहीं कर सकते। ये लॉन्चिंग सेरेमनी जो है वो कल के रोज़ ही मकामी होटल में हुई है, लेकिन आप 2024 के लास्ट तक
मेरे ख्याल से ये एक नया ट्रेंड होगा हरमीत, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो जो डाइस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं उनका नाम है डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी। तो कुरैशी साहब कहते हैं कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स के जो फील्ड है वो काफ़ी वास्ट हो गई है और लोग बड़ा उसमें तरक्की कर रहे हैं, उसमें नई नई जिद्दतें लेकर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस दौड़ में अब शामिल हुआ है। इनिशियली पहला स्टेप लिया हमने, तो दैट इज़ रियली गुड कि चले हमने पहला स्टेप तो लिया। 2024 के अंत तक मुझे लगता है बहुत सारे लोग बुक करा लेंगे। आपका क्या ख्याल है, बुक करानी है? नहीं, जाहिर बात है, मैं समझता हूँ कि अब वक्त की ज़रूरत है और करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, तो उसकी दुनिया जिस तरफ इस सिमत में जाएगी तो आपने भी तो बदलना होगा, अपना रुख भी बदलना होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है और आपकी बात दुरुस्त है कि अब दीगर ममालिक को हम देखें तो वहाँ पर तो ये अब आम हो रही हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये पहली बार है कि अब लॉन्चिंग हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर तो है। चलें जी, ये अच्छी खुशाइंद खबर है। हमने आपको कहा था प्रोग्राम के आगाज़ में कि बेसिकली जो प्राइसेस पेट्रोल में बढ़ी हैं उसका एक सोल्यूशन हम मार्केट में ले आए हैं, तो अब आप बुकिंग की तैयारी करें। ऑल दो अगली खबर जो है डेली डोज की बड़ी इंटरेस्टिंग सी है और ख़बर सुनकर मुझे मैं इस चीज़ को सेकेंड करना चाहूँगी कि आप जो हैं अगर किसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं, खा वो आपका अपना शौहर ही क्यों ना हो, अपने हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएँ। ये कैसी खातून है, ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है लेकिन बड़ी बहादुर खातून निकली है भाई। शोहर ने की बेवफाई और इन्होंने किया इश्तिहार, अखबार में इश्तिहार छाप के पूरी दुनिया को बताया और उस एक पैगाम ने, जो पैगाम 2-3 लाइंस का एक पूरे सफ़े के कोने पे नहीं है हरमीत, कैन यू सी द होल विजुअल्स जो कि स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, पूरे सफ़े पर उन्होंने अखबार के ये लिखा कि मुझे उम्मीद है कि तुम उस औरत के साथ बहुत खुश होगे और बहुत इंजॉय कर रहे होगे और मैं ये इश्तिहार इसलिए दे रही हूँ कि सबको मालूम हो जाए कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो। हाँ, पूरी पब्लिसिटी कर दी, वाट लगा दी पाजी की, वाट लगानी, एग्जैक्टली। अभी अच्छा, मैं कुछ ही देर खबर मैंने अभी वैसे ग्रुप में शामिल भी की कि आप देखें ना, लाहौर हाई कोर्ट में सिर्फ 10 दिनों में 500 ऐसी दरखास्तें मौसूल हुई हैं, वो भी खुला के हवाले से कि भाई हमने खुला करनी, अलग होना है भाई, नहीं रहना एक साथ नहीं रहना। लेकिन आपको पता है ये इंटरेस्टिंग इसलिए हाथ से भी है कि वो खातून इतनी बहादुर निकली कि एक तो अपने धोखेबाजी जो उसके शौहर ने उससे की है उसका तो चले इश्तिहार दिया ही दिया, साथ नीचे ये भी लिखा है कि मैंने इस इश्तिहार को देने के लिए तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ही इस्तेमाल किया। ये देखे ना, ये होता है हक और ये होता है फिर हक के लिए आवाज उठाना और फिर अपना हक इस्तेमाल वाट लगा दी। ऐसे तो नहीं लगाई ना, मैं तो ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वाट लगा दी भाई, बेचारे को फाइनेंशियली बड़ा नुकसान दिया और इतना बड़ा इश्तिहार छपवाया। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद आप देखें शिकवा और फिर जवाब शिकवा, ये डेली डोज आदि है जो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको जवाब शिकवा बताते हैं कि इसने अब जो बेहद शर्मिंदा शौहर है उसने भी कोई ना कोई रिएक्शन तो इस एक्शन का देना था ना। उन्होंने अब सड़क किनारे जो एक बोर्ड है उस पर लिखकर मुआफ़ी तलब कर ली है, जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अच्छा मुझे माफ़ कर दो। शौहर ने लिखा है मेरी प्यारी जेनी, जेनी इनका नाम है जिन्होंने ये इश्तिहार दिया, कहते हैं मुझे बेहद अफसोस है, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। तो वैसे ये भी अच्छा जेस्चर है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़े दिल वाले हैं कि माफी मांग रहे हैं भैया, बहुत बड़ी बात है कि इश्तिहारों में छपवा कर, मशहूरी करा कर, उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके भी, तभी शोहर का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन यार ये बात वाकई सच है, मैं सिर्फ गलती हो जाती है, चले उन्होंने गलती कर ली, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या XYZ को भी सिचुएशन थी, दिल आ गया किसी पे, दिल आ गया, दिल फेंक होंगे, दिल पे चोरी कर रहे होंगे, व्हाटएवर। लेकिन अब ये देखें कि फाइनली उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और माफ़ी मांगी है उन्होंने, तो जी माफ़ कर दे जेनी, प्लीज़ माफ़ कर दे, फॉरगिव हिम, इट्स ओके। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है और ये बड़ी मेरे बड़े करीब है दिल के, क्योंकि मैंने नुसरत फतेह अली खान को बहुत सुना है और इस पर तो पूरा शो बनता है। मुझे तो बहुत बड़ा मजा आता है उनको सुन के। चलें जी, हमने तो डेली डोज में शामिल कर लिया क्योंकि आज उनकी बरसी है और 25 साल हो गए उन्हें हमसे बिछड़े हुए, तो ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था फ्रॉम आवर साइड, लेकिन बाकायदा एक शो बनता है अगर हम उनकी ज़िंदगी पर, उनकी गायकी पर बात करें तो। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, वापस आते हैं, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं है, साकिब निसार को भी मंजर आम पर लेके आया जाए, वो भी मरकज़ी किरदार है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि जावेद लतीफ़ की जानिब से दी गई है। स्टेटमेंट के पीछे बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं क्योंकि एक बड़ी तादाद में अवाम ने, यंगस्टर्स ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने डैम के नाम पर बड़ी तादाद में पैसा साकिब निसार को उनकी कैंपेन के थ्रू दिया। अब उस पर भी बात की जा रही है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के बाद अब क्या सूरत हाल है, उनको भी मंजर आम पर लेके आया जाए। इस सारे सिनेरियो पर हम
हम डिटेल में बात कर लेते हैं। अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार है। थैंक यू सो मच सर। कहिएगा कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद थी जिसने सपोर्ट किया साकिब निसार के इस नैरेटिव को और इसको कि हमने डैम बनाना है, और फंडिंग बहुत बड़ी तादाद में। अब चूंकि बात ये की जा रही है कि फॉरेन फंडिंग केस में अगर अस्पताल के फंड्स थे तो वो पीटीआई के अकाउंट में कैसे गए, और ये फैसला आने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि उनको भी मंजर आम पर लेकर आया जाए, वो भी मरकजी किरदार है इस सारे सिनेरियो में। साकिब निसार की अगर बात की जाए, आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? फॉरेन फंडिंग एक डिफरेंट केस है और साकिब निसार का डिफरेंट केस है। फॉरेन फंडिंग तो कई ऐसे सियासी जमातें हैं या इदारे होंगे जिन्होंने फॉरेन फंडिंग में गए होंगे या फंडिंग में गए होंगे, चाहे वो लोकल कॉन्ट्रीब्यूशन हो, लोकल डोनेशन हो या फॉरेन फंडिंग। इसमें इमरान खान साहब की जो फॉरेन फंडिंग जो पीटीआई को हुई है, इसमें इमरान खान का जो स्टैंड है टेक्निकली वो स्टैंड वीक है, बहुत ही वीक है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 31 करोड़ और 14 बैंक अकाउंट्स वो मिसिंग है। 14 बैंक अकाउंट्स भी स्क्रूटनी कमेटी की एक गलती है, हालांकि 22 बैंक अकाउंट्स हैं जो मिसिंग है। अब वो 14 और 31 करोड़ का जो मिसिंग है, उसके बाद जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई थी पॉल साइमन की, वहां से मैंने एक पॉइंट वहां से मुझे मिला जो कि स्क्रूटनी कमेटी में कहीं नहीं था। ये फाइनेंशियल टाइम्स पॉल साइमन की रिपोर्ट में था कि इमरान खान की जो फॉरेन फंडिंग हुई है वो उसमें $2 मिलियन, यानी कि उस वक्त 2013 में $2 मिलियन 20 करोड़ का बनता था, जो शेख नायान बिन यूसुफ अल नहयान ने किए थे। और वो आरिफ नकवी साहब की कंपनी को गए थे, बुटन क्रिकेट लिमिटेड को गए थे। फिर वो फॉरेन फंडिंग के पैसे वो इमरान खान साहब की पीटीआई में आए थे। अब उसमें मैंने उस पॉइंट के ऊपर एक शो भी किया था कि जो लाहौर में फिरोजपुर सेंटर में मुबारक सेंटर बन गया, इस मुबारक सेंटर का 500 फुट बुलंदी का जो एनओसी था वो सिविल एविएशन ने कैंसिल कर दिया। इस पे प्राइम मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, उन्होंने कहा कि ताबन प्राइवेट लिमिटेड जो कि अबू धाबी ग्रुप का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मालकान के शेख नायान भी आते हैं जिन्होंने 30 करोड़ की फंडिंग की थी पीटीआई की फॉरेन फंडिंग। तो उस वजह से वॉल्टन एयरपोर्ट को उसकी जगह से रिमूव कर दिया, शहर से बाहर भेज दिया गया। तो अब इमरान खान को जो मेहरबानी 2013 में शेख नायान ने दी थी 20 करोड़ की शक्ल में फॉरेन फंडिंग, उसका जवाब 7 साल बाद नवंबर 2020 में इमरान खान साहब ने वॉल्टन एयरपोर्ट को उसकी जगह से रिमूव करके, क्योंकि वॉल्टन एयरपोर्ट की वजह से मुबारक सेंटर का 500 फुट की बुलंदी का एनओसी कैंसिल हुआ था। तो ये जब आप जाती तौर पर इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि आपको जाती तौर पर फेवर हुई है, बाहर से फेवर हुई है, और जाती तौर पर आप उसका जवाब नहीं करके दे रहे बल्कि प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में दे रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के होते हुए प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में वो वॉल्टन एयरपोर्ट को रिमूव कर सकते थे ना, वो सियासी जमात की सरकार के तौर पर रिमूव नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा था कि जो $2 मिलियन की मुझे फॉरेन फंड में शेख नायार ने दी थी, मेरे पास से बेहतरीन मौका है कि मैं उसका बदला चुका दूं। लेकिन बदला उन्होंने इतना चुकाया कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद 2020 में, ये मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की जुबान को मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है कि इमरान खान साहब ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, जिसने ये की बात की थी कि ये मुबारक सेंटर का 500 फुट की बुलंदी का एनओसी क्यों कैंसिल किया गया। जब उनको बताया गया कि वॉल्टन एयरपोर्ट की वजह से मुबारक सेंटर का बुलंदी का एनओसी कैंसिल किया गया, तो उन्होंने रिमूव की वॉल्टन एयरपोर्ट से शहर के दूसरे हिस्से में दिया। वॉल्टन एयरपोर्ट में कमर्शियल सेंटर बना दिया गया। अब कमर्शियल सेंटर बनाना था, वॉल्टन एयरपोर्ट को रिमूव करना था, तो उसकी और वजूहत होनी चाहिए। बजाय इसके कि जो आपको फॉरेन फंडिंग करते रहे, फॉरनर है शेख नायान, पाकिस्तानी नहीं है, वो अबू धाबी का जो हुक्मरान शाही खानदान है उसके मेंबर है, वो अबू धाबी के वजीर टॉलरेंस है, को एग्जिस्टेंस है, वो अबू धाबी ग्रुप के मालकान में आते हैं। और मुबारक सेंटर जो बन रहा है वो ताबन प्राइवेट लिमिटेड बना रही है। ताबन प्राइवेट लिमिटेड अबू धाबी ग्रुप का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब आप फॉरेन फंडिंग और इस्तेफा से जाकर जब आप एहसानात और नेकी का बदला इस तरह से चुकाते रहेंगे, तो फिर आम बंदे का क्या कसूर है? कोई जो फंडिंग हुई है इमरान खान साहब को अमरीका से हुई है, तो अमरीका के 5000 बंदे हैं जो 34 करोड़ का जो फंडिंग की है, वो $50,000 को दे रहा है, जो $100 दे रहा है, जो $200 दे रहा है, $300 दे रहा है। अब उन बेचारों ने तो एनओसी नहीं देना, उन्होंने कोई परमिट भी नहीं देना, उन्होंने कोई लाइसेंस भी नहीं देना, उन्होंने गवर्नमेंट से कोई पेपर भी नहीं देना। उन बेचारों को कह सकते हैं कि वो फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं।
जी। लेकिन ये शेख नायान अगर फॉरेन फंडिंग करता है तो उसके तो बिलियन बिलियन का यहाँ पर स्टेक पर है। अबू धाबी ग्रुप के बिलियन बिलियन यहाँ पर स्टेक पर है, बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब अगर आप उनको ब्लाइट करते हैं, इस तरीके से ब्लाइट करते हैं कि वो फॉरेन फंडिंग करके उन्होंने ब्लाइट किया था, अब हम इसका फेवर देकर हुकूमत में रहते हुए फेवर देकर हम उसका बदला चुका सकते हैं। तो ये जो बात है अगर उस पर जाएगी, लेकिन इस एक वक्त में जब जावेद लतीफ भारत जो साबका चीफ जस्टिस है साकर निसार की बात करते हैं, तो जरा इनको सोचना चाहिए कि अदालतें हों, फौज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, ये एक ऐसे वक्त आता है जब किसी की तरफ इनका टिल्ट हो जाता है जी। और जब किसी एक सियासी जमात की तरफ इनका टिल्ट होता है तो दूसरी सियासी जमात को तकलीफ होती है। अब जावेद लतीफ साहब अगर कोई ऐसी बात करना चाहते हैं तो आज जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान है उसके बारे में बात करें। एक शख्स जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं रहा, क्योंकि उनकी वजह से ये मुस्लिम लीग में उनको काफी तकलीफ हुई थी और पीटीआई मजे कर रही थी। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगा कि परसों भी आपने तकरीर सुनी होगी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, और परवेज़ इलाही साहब ने भी उसमें जब तकरीर की तो उनका कहना यह था कि फौज और इमरान खान के मामला सेटल हो गए। और खान साहब की जब तकरीर हमने सुनी तो उमूमन हम देखते हैं कि वो जब हुकूमत में आ जाते हैं और हुकूमत में रहने के बाद जब आपकी रुखसती होती है तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट फौज की वजह से होती है, फिर आप उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। या तो आप तैयार करते हैं कि जब हमने आना है तो हमने अपने वोट बैंक के जरिए आना है जी। हमने ना फौज के जरिए आना है ना एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आना है। या तो ये तय कर देना, ये आज भी दोनों जमातें चाहे पीटीआई हो, इमरान खान हो या नून लीग हो, ये दोनों एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट में फौज से पाँव पड़े हुए हैं। एक अपना तरीका होता है, अपने तरीके से वो पाँव पड़े हुए हैं। नून लीग अपने तरीके से पाँव पड़ी हुई है फौज और एस्टेब्लिशमेंट से, पीटीआई अपने तरीके से। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता। अब्दुल सत्तार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वोट से बड़ी पावर नहीं हो सकती। उसी पे डिपिक्शन आ जाती है कि किस तरह से कौन सी आवाम जो है वो किस तरह की टारगेट ऑडियंस जो है वो किस तरह की सियासी जमात के साथ है। हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी हरमीत, ओवर टू यू। जी अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपने जिक्र किया, हमने देखा कि परसों का जो जलसा है आपने भी देखा होगा, पूरे पाकिस्तानियों ने देखा, उसमें एक चीज़ ये थी कि परवेज़ इलाही साहब ने जब तकरीर की तो उनका कहना ही था कि फ़ौज और इमरान खान साहब के मामला जो हैं वो सेट हो गए हैं। उसके बाद हम खान साहब की तकरीर देखी, उमूमन वो न्यूट्रल्स बहुत सारे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें वो अल्फाज का चुनाव नहीं था। और कल जो इंटरव्यू हुई उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं तंज नहीं किया। आपको क्या लगता है कि क्या शहबाज गिल की वजह से वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें, या ऊपर से कोई पैगाम मिला है कि आप हाथ होला रखें जिस तरह वो न्यूट्रल पे तनकीद किया करते थे? साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, हरमीत का सवाल दरअसल ये है कि अगर हम ओवरऑल देखें इमरान खान की स्पीचेस को, जो भी वो माजी में करते रहे हैं, हमेशा उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया डायरेक्टली इदारों को, जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन रिसेंट हमने देखा कि वो जो उनकी स्पीच थी शहबाज गिल के इस वाक़े के बाद, उन्होंने उस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं किए, न्यूट्रल का वर्ड यूज़ नहीं किया। और उससे पहले अगर हम परवेज़ इलाही की स्पीच को देखें तो उन्होंने भी उसमें कहा कि नहीं, मामला काफ़ी हद तक हो गए हैं, ठीक हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के। और उसके बाद जब उनकी स्पीच और रिसेंटली उनका इंटरव्यू भी देखें तो उसमें जो डिपिक्शंस आ रही है उसमें आपको क्या लगता है कि वो जो एक पंजाबी का मुहावरा है कि उनको कोई खबर मिली है या उनको कोई पैगाम मिला है कि हाथ होला रखना चाहिए? लेकिन बात फिर वहीं पर आगे ठहर जाती है। मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं, पीटीआई और पीएमएल नवाज, ये दो बड़ी जमातें हैं इस मुल्क की, और दोनों बड़ी जमातें वो न्यूट्रल के पीछे पड़ी हैं। भाई न्यूट्रल में न्यूट्रल नहीं होना, एक बात समझ नहीं आ रही। इनको भी पता कि न्यूट्रल में न्यूट्रल नहीं होना, ये बात तय है। ये एक तासुर देना कि न्यूट्रल हो गए, ये सिर्फ तासुर होता है। अच्छा। ये वक्ती तौर पर न्यूट्रल का एक तरह से खास तरह से, जिसको आप कहते हैं ना कि न्यूट्रल नहीं रहा। अच्छा। ये ऐसी बात नहीं, वो इस न्यूट्रल होने में भी अपना काम जो होता है वो कर रहे होते हैं। दोनों का झुकाव की तरफ क्यों है? अगर वो न्यूट्रल हो गए हैं तो दोनों तरफ का रोना भी रो रहे हैं। इमरान खान साहब भी रो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून अपने तरीके से रो रही है। वो न्यूट्रल नहीं हुई, आपको बात समझ जानी चाहिए। न्यूट्रल नहीं हुआ। अगर न्यूट्रल हो चुका था तो दोनों जमातें क्यों उनका रेफरेंस दे रही है? वो सीधा जो जमात होती है, सियासी जमात होती है, वो आवाम की तरफ देखती है, आवाम की तरफ देखती है, फिर उस तरीके से बात करती है। फैसला उस बुनियाद पर होता है। फैसला इस बुनियाद पर नहीं होता कि फौज आपसे खुश है कि नहीं खुश, एस्टेब्लिशमेंट आपसे खुश है कि नहीं खुश, न्यूट्रल आपसे खुश है कि नहीं खुश। ये दोनों तो उनको खुश करने के चक्कर में पड़े होते हैं और उसके पीछे फिर आवाम भी लग जाती है। आवाम का भी ये सोच का एक मयार बन गया है कि वो भी यही उम्मीद कर रहे होते हैं कि यार न्यूट्रल को
है कि दोनों जमातें अपने साथ को मिलाना चाहती हैं। न्यूट्रल आप बिल्कुल क्यों कहते हैं? ठीक है अब्दुल सत्तार साहब, थैंक यू सो मच। आपकी पोजीशन को कंक्लूड कर लेते हैं इस पॉइंट पर कि उनका कहना यही था कि न्यूट्रल नहीं हो सकते, इस बहस और मुबाहिसे से निकल आएँ और इस चीज़ को एडमिट कर लें, तो मेरे ख्याल से पार्टीज़ के लिए भी और हमारे लिए भी ये चीज़ थोड़ी बेहतर हो सकती है। खैर, हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक पैकेज दिखाना है, एक रिपोर्ट हमने बनाई हुई है, काफ़ी दिनों से हम आपको वो दिखाना भी चाह रहे हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस हमेशा मिस हो जाता है। चित्राल की खूबसूरत वादी है, आज हम आपको वहाँ लेके चलेंगे, लेकिन वहाँ पर एक जो बर्फ़ का तोदा है, जो ग्लेशियर, उसकी वजह से वहाँ पर लोग काफ़ी खौफ और राज का शिकार है। सैलाब का बहुत बड़ा खतरा है। क्या क्या इंतजाम हो सकते हैं, लोगों का वहाँ पर क्या कहना है, एक पैकेज है, हैव अ लुक। गरचश्मा सड़क से दाएं जानब रूजी पुल उबूर करके मोमी के बाद शाली गांव वाक़ है। इस गांव का सड़क दरिया अरकरी के किनारे गुजरे है, जो इंतहाई खतरनाक भी है। शाली गांव के लोग इस जदीद दौर में भी बुनियादी इंसानी हुकूक और हर किस्म की सहूलियात से महरूम है। मुकामी खवातीन का कहना है कि जब वो बीमार पड़े और ख़ास कर जचगी केस में सीरियस हो जाए तो उन्हें इस ख़राब सड़क पर चित्राल अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिनका अक्सर रास्ते में डिलीवरी या मौत वाक़ होती है। मैं शैली रहीमाबाद में हूँ। मेरे गांव में बहुत मुश्किलात है। डिस्पेंसरी अस्पताल नहीं होने की वजह से बहुत से लोग मर जाते हैं। अस्पताल बहुत चित्रा जाने से दूर होते हैं, रोड ख़राब होती हैं, इस वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात होती हैं। इसीलिए मैं हुकूमत से गुजारिश करती हूँ कि मेरे गांव में डिस्पेंसरी होनी चाहिए। इस इलाके के समाजी कारकुन अमीरुद्दीन का कहना है कि यहाँ जदीद तकाज़ों का कोई सहूलत भी मुयसर नहीं। मेरे पीछे ये जो अरकरी रहीमाबाद वैली से ये लोग खड़े हुए हैं, इनके पास डिस्पेंसरी नहीं है। रोडों के हालात बिल्कुल नागुताबे है। यहाँ डिस्पेंसरी ना होने की वजह से अक्सर यहाँ डिलीवरी हो जाते हैं, लोगों की जानी नुकसान हो जाते हैं। तो हम हुकूमत वक्त से यही गुजारिश करता हूँ, इस गाँव के लिए एक छोटा सा अस्पताल या डिस्पेंसरी मंजूरी दिया जाए, ताकि ये लोग आगे पीछे जाने से अपने वैली में अपने इलाज कर सके। तो ये लोग इधर अपने एहतिजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं हुकूमत वक्त से। हम गुलाम अहमद फारूकी का बहुत मशहूर है, वो अपना न्यूज़ लेके हमारे गांव में आया है। हम इस चैनल का भी बहुत मशहूर है कि हमारा आवाज़ दूसरे लोगों तक पहुंचा रहा है। मुकामी लोग सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि यहाँ स्कूल, कॉलेज और सड़क के साथ साथ एक ऐसा अस्पताल भी तामीर किया जाए जहाँ मर्दों के साथ साथ खवातीन के इलाज मुआलज का सहूलियात मुयसर हो। गुलाम फारूकी, शाली अरकरी, चित्राल। ये रिपोर्ट आपने देखी और वहाँ पर मौजूद लोगों का बार बार यही कहना है कि जो भी मुतल्लिका महकमे वो इस बारे में सोचें कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारा सैलाब आने के बाद बहुत सारे हमने हलाकतें देखी हैं, तो यहाँ पर वक्त रहते अगर इंतजाम कर लिए जाएंगे तो ये चित्राल का खूबसूरत इलाका बच सकता है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ अब तो हो चुका होगा, लेकिन आज के दिन का आगाज़ एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी से कर लेते हैं कि हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट यानी वुमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ हम बात नहीं करते। हमारी हमेशा कोशिश होती है गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से ऐसी स्टोरीज़ लेके आएँ, वो ख़वातीन की हों या मर्द हज़रात की। आप उसे इंस्पायर होकर सोचें कि बस एक काम शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी चीज़ें आगे इंशाल्लाह आसान हो जाती हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे कदर से। हमारे बिल्कुल साथ बैठी हुई है। इनके तारुफ में डिटेल में मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर ये चाहती हूँ कि वो अपने तारुफ में ख़ुद भी बहुत कुछ आपको बताएं। खातून कप्तान पायलट है ये, और पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल एकेडमी एविएशन की उन्होंने शुरू की है, ताकि वो तमाम ख़वातीन इनकी तरह जो काम करना चाहती हैं वो वहाँ पर काम कर सके, और ये प्लेटफॉर्म उनके लिए स्पेसिफिकली कदर ने बनाया है। तो हमारे साथ मौजूद है, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। कदर सरफराज इनका मुकम्मल नाम है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप कदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गुड टू सी यू। जब ये एंटर हुई ना स्टूडियो में तो आई वाज सो हैप्पी कि इनके पास कोई वो लेम एक्सक्यूज़ नहीं है, बैरियर्स नहीं है इस किस्म के कि जी मैं बाकायदा तौर पर आजकल की ख़वातीन की तरह मॉडर्न नहीं हूँ, या मॉडर्न आप कहे कि इनसाइड वो बहुत मॉडर्न है, लेकिन अगर आप वेल की बात करें तो ऐसी पेरेंट्स नॉर्मली हम सोसाइटी का वो पार्ट हैं, या कदर मेरे ख्याल से मैं ठीक कह रही हूँ, हम सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस तरह की पेरेंट्स एक बैरियर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपसे आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहती हूँ कि शुरू से आपने कैसे शुरू किया और कैसे ये आइडिया आया टू मेक दिस डिजिटल एविएशन एकेडमी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझसे निकाब का पूछा। लिटरली आई फील रियली कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल इन दिस अटायर। ओके, एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा। मुझे पता है कि मेरी कपड़े कौन से पहनने हैं, लुक क्या मेरी है, कांस्टेंट लुक है।
अच्छा। ठीक है, और मैंने अभी 3-4 साल पहले ही स्टार्ट किया था कवर अप करना, तो Okay. ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही और ना ही अच्छा, मेरा इसका एनवायरनमेंट भी मतलब ऐसा ये भी इन बिटवीन ही हुआ है। एग्जैक्टली जस्ट 3 to 4 years ago। और फिर ये है कि मैं इसकी तरफ आती हूँ अपने एकेडमी की तरफ। नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं एकेडमी की तरफ, तो ये देखिए ये तो आपकी सक्सेस है हरमीत, ये इनकी कामयाबी है कि एक डिजिटल एविएशन एकेडमी ये बना चुकी हैं। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट आपका जो डिजिग्नेशन है, आप पहली खातून कप्तान पायलट हैं, वो आपने काम कब से शुरू किया, वो आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, और आप जब आपने कहा कि इन बिटवीन ये पेरेंट्स और ये अटायर आपने लिया है, तो वो कैसा पॉइंट था व्हेन यू केम टू रियलाइज कि आई शुड गो फॉर दिस? मुझे लगता है कि दैट्स एक्चुअली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें मैंने अपने प्रोफेशन को या अपनी सोसाइटी को मैंने किसी को कंसीडर नहीं किया, ना करना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ हमारी प्राइमरी वैल्यूज़ होती हैं, कुछ सेकेंडरी होती हैं। और मुझे लगता है कि जो रिलीजन है ये हमारी प्राइमरी वैल्यू है और इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बनता। फिर मुझे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, फॉर मी इट डजंट इवन मैटर, फॉर मी इट डजंट मैटर, आई एम कंफर्टेबल एंड सैटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो शुरू में मतलब फैमिली की तरफ से कैसे सपोर्ट था व्हेन यू केम टू रियलाइज कि आई शुड गो फॉर दिस? आई डोंट लिसन टू एनीबॉडी। मैं इस मामले में किसी से मशवरा भी लेना पसंद नहीं करती, दैट्स रियली गुड, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो अल्लाह की तरफ से ऑर्डर है। मुझे क्या ज़रूरत है ये पूछने की कि जो 7.9 बिलियन पॉपुलेशन है उनके व्यूज़ क्या हैं मेरे बारे में। अच्छा, वैसे ये दैट इज़ रियली यू नो आपकी सोच इस लिहाज से बड़ी मुनफरिद भी है और अच्छी भी है कि अल्लाह पाक इंतखाब करता है कुछ लोगों का, उसने तौफीक देनी है, वो आपको दे, मुझे दे या किसी को दे, इसमें इंसानों का दखल नहीं होना चाहिए। Exactly. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दिस आइडिया टू मेक दिस डिजिटल एकेडमी एविएशन, ये कहाँ से आया? क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे सबसे पहले थी। अच्छा, और जब मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं तो ऑब्वियसली आई हैड टू क्रिएट दैट। अच्छा, तो कैसा जा रहा अगर है? मैं इंस्ट्रक्टर थी तब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं थी कि मैं कहीं पे जो नॉलेज है अपना वो यूटिलाइज कर सकूं। कि मैंने रियलाइज़ किया कि पायलट्स इतने इंटेलिजेंट हैं और उन सबको बहुत से ज़्यादा, क्योंकि इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, हमारा सीक्वेंस ही ऐसा होता बिल्कुल ऐसे ही है, है। तो वो स्किल्ड होते हैं पढ़ाने के लिए। तो ऑब्वियसली उनके पास भी कोई इतनी खास अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ वो अप्लाई कर सकें। और ऑब्वियसली एकेडमी के लॉन्च के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सीवीज़ वगैरह रिसीव हुई और इतने एक्सपर्ट पायलट्स की। ऐसा नहीं है कि वो जॉब में नहीं, वो ऑन जॉब होते हैं, लेकिन they want to like utilize their knowledge, Yeah, because exactly. pilots like to talk about flying, they like to talk about aircraft, तो ये उनके पैशन और हॉबीज़ होती हैं। अब ज़्यादातर लोग तो इस तरह के हमें मिलते नहीं हैं कि जो बैठ के जहाज़ों के बारे में बातें करते रहें, तो वो उनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पे वो ये बातें कर सके या जहाँ पे वो अपना नॉलेज यूटिलाइज अच्छा, कर ऐसे सके। कदर मेरी बात को आप सेकंड कीजिएगा अगर आपको लगे कि ये बात ऐसी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, आप एविएशन की बात करें या एक्सप्रेस किसी भी फील्ड की बात करें, जब आप फील्ड का पार्ट होते हो तो कंपैरेटिवली आप ज़्यादा अच्छा सिखा सकते हो। मतलब थ्योरेटिकल जब आप अप्रोच, प्रोफेशनल होते हैं और Yes. आपको शौक भी हो पढ़ाने शौक का, भी हो टीचिंग पढ़ाने स्किल्स भी हो आपके तो पास, कंपैरेटिवली आप फील्ड में होते हो तो आपको ज़्यादा समझ आता है कि मैं इस फील्ड के एक्सपीरियंस को या प्रैक्टिकल अप्रोच बच्चों को बताऊंगा या बताऊंगी Exactly, तो क्योंकि ज़्यादा आप समझ आएगा। प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, Yes, उनको yes. पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो जब आपको प्रॉब्लम का पता हो और आप पे रिकॉग्नाइज कर लें प्रॉब्लम को, देन यू शुड बी द वन टू सॉल्व इट। Yeah. फिर आपको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो बहुतों को और भी तो होगी ना। Exactly. आप तो अकेले नहीं हैं। तो फिर Exactly. अगर आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं या एज अ टीम आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। तो ये आइडिया लॉन्च करने के बाद लाइक व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक यू आर गेटिंग नाउअडेज? और इफ आई टॉक अबाउट द आइडिया आपको आराम से गूगल पे भी मिल जाएंगे बेहतरीन आइडियाज 2022 के। How to implement? आइडिया जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तब That आपको is the लग thing. पता जाता है। दैट इज द थिंग। तो ये कि जब आप प्रोसीड करते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं बीच में, और वो तो आती ही हैं, बस स्टॉप नहीं करना होता, कंसिस्टेंसी स्टॉप नहीं करना होता। एग्जैक्टली, फर्स्ट थिंग आपको सबसे पहले रिजेक्शन मिलती है, ओके द वन थिंग। ठीक है, सब अप्रिशिएट नहीं करते, सबसे रिजेक्शन मिलती है। हाँ, मुझे बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. लेकिन जब स्टार्ट किया था, जब अनाउंस नहीं किया गया था, जब मैं सर्विस कर रही थी, मैंने यूरोपियन पायलट्स में सर्विस की है, हमारे जो अपनी इंडस्ट्री है इसमें सर्विस की, क्योंकि आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 10 years ऑलमोस्ट। मैंने 2011 में ज्वाइन किया था, सर एंथनी चौधरी मेरे चीफ थे। ठीक है, और इसलिए मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्रेडिबिलिटी भी है अपनी फील्ड में। तो मुझे बहुत से लोगों ने इनिशियली ज्वाइन के जो एक्सपीरियंस थे और जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी थी इस फील्ड में, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी सपोर्ट मिल गई थी। So you are the part of the field right now? Obviously, you're मैं paying your पायलट्स मेरे services? साथ हैं, yeah, Okay. exactly. Now I'm having a big team of pilots. I'm not alone now. That's very good. हरमीत, बहुत सारी स्टोरीज तो आपने सुन ली है, अब आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं? अभी ऑन ड्यूटी भी हैं कदर और फिर सिखा भी रही हैं। हरमीत की आवाज़ ज़रा हमें दे दें, हरमीत की आवाज़ हमें नहीं आ रही। और हरमीत
हरमीत आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, हरमीत का थोड़ा मसला हल हो जाए। हरमीत दरअसल हमारे से कले पे है, वो इस्लामाबाद होते हैं इसलिए कभी कभी कनेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा मसला हो जाता है। लेकिन अगर हम एविएशन की स्टडीज़ की बात करें, हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी। कदर आप इस हवाले से क्या कहती हैं कि हम थ्योरेटिकल अप्रोच जब हम यूनिवर्सिटी में 4 साल का BS करें या एक्सपेसी कोई भी डिग्री करें, हम बच्चों को बहुत पढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं। दे वॉन्ट सम काइंड ऑफ लाइक, उन्हें थ्योरेटिकल अप्रोच चाहिए होती है लेकिन प्रैक्टिकल कंपैरेटिवली ज़्यादा चाहिए होती है। जब वो डिग्री कर लेते हैं और फील्ड में जाना होता है, दे डोंट नो हाउ टू डू इट एंड व्हाट टू डू इट। तो डिग्री के दौरान आपको क्या लगता है कि ये ट्रेनिंग या ये एकेडमी कितनी मुआवन साबित हो सकती है बच्चों के लिए? ओके, मेरी एकेडमी में अभी मैंने सिमुलेटर्स वगैरह स्टार्ट नहीं किए हैं। दैट्स माय फ्यूचर प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी कहीं से तो स्टार्ट करना था, ठीक है। तो थ्योरेटिकल बेसिस हम स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक ये था कि आप जो अगर फ्लाइंग करनी है और प्रोफेशनल पायलट्स हैं उनको तो फ्लाइट स्कूल जाना ही पड़ता है, ओके, ठीक है। वो तो अब जब तक एयरक्राफ्ट में नहीं बैठेंगे, और जो फ्लाइंग कर रहे होते हैं, जो इन फ्लाइट सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी भी ब्रीफिंग और डी ब्रीफिंग होती है। वो एक पूरा अलग सिस्टम होता है। फिर जो पायलट्स होते हैं उन्होंने ये जो 16-18 ये जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं सारे के सारे, ये एक पूरा अलग से फिनोमेना है, ओके, ठीक है। इसमें उनको पूरी कंसंट्रेशन चाहिए, उनके सारे जितने भी क्योंकि किसी भी फील्ड, फॉर इंस्टेंस एक डॉक्टर है और वो सर्जरी बहुत अच्छी करता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि यार उसने पढ़ा कुछ नहीं, बस एग्जाम्स नहीं दिए हुए, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब यार आप कैसे एक आप नॉलेजेबल होना, लर्निंग होना और लर्निंग का शौक होना और एक कंपल्सरी लर्निंग होना, लेजर लर्निंग, ये सब की सब एविएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे इधर एविएशन के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। वो लोग समझते हैं कि शायद ऑनलाइन एकेडमी से आप पायलट बन जाएंगे। देखिए, किसी भी जगह आपको दो चीज़ें होती हैं, एक प्रैक्टिकल लर्निंग होती है और एक थ्योरेटिकल लर्निंग होती है। जो थ्योरेटिकल लर्निंग होती है वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है, फिर आप फील्ड में जाते हैं और फिर आप वो चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए आपकी वो लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे आपकी डिग्री क्लियर करना और फिर आप जो प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं कहूँ कि नहीं आपने डिग्री नहीं लिया, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो भी डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। Exactly, लेकिन आपकी अगर important एकेडमी की बात की जाए, हरमीत हमारे साथ है, कनेक्ट हो गए। हरमीत, आप पूछना चाहते हैं कुछ? जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू इन्होंने शुरुआत में की कि दुनिया चाहे जो भी इनके बारे में कहे, लेकिन ये वही करेंगी जो इनको पसंद है। और शेक्सपियर भी यही कहते हैं कि भाई दुनिया लाख बुरा आपके बारे में कहे, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, जो रास्ता आपको अच्छा लगे, वही चुनना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये एकेडमी जो आपने खोली है, तो जाहिर बात है आपको बहैसियत खातून भी बहुत मुश्किलात का सामना हुआ होगा, बड़ी मुश्किलात आपने झेली होंगी, लेकिन अब क्या स्टूडेंट्स इसमें आ गए हैं? वो कितना इस्तेफादा उनको मिल रहा है? कितने वो मुतमईन है आपकी इस एकेडमी से? अच्छा, मैं आपको हरमीत बता दूँ। सबसे पहले तो हेलो और कैसे हैं आप? और दूसरा ये हरमीत इज वेरी जॉली, यू नो। आई नो ही इज। अच्छा जी, अच्छा, अब बीइंग अ वुमन मुझे कोई हर्डल नहीं फेस करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि जब मैं नज़र ही नहीं आ रही किसी को तो यू नो, तो मैं कौन हूँ, कैसी लगती हूँ, क्या हूँ, मैंने सारा कुछ ऐसे ही हैंडल किया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत कंफर्टेबल रही हूँ। आई मस्ट से कि मेरे कवरिंग अप में इसका बहुत अच्छा रोल था, ठीक है। तो मुझे बीइंग अ वुमन कोई हर्डल फेस नहीं करना पड़ा। मुझे बहुत खुशी हो रही कदर से मिलने के बाद, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की, नहीं कि कदर ने एक एकेडमी बनाई है, इस चीज़ की कदर इस पे कि वो कितना कंफर्टेबल है। शी इज वेरी कंफर्टेबल इन हर ऑन स्किन, जो उन्होंने डिसीजन लिया बहुत कंफर्टेबल। और जिस तरह वो गुफ्तगू कर रही है, बड़े मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है भाई। सच बताऊं तो अपीयरेंस की हम यहाँ पे अमूमन जो बात जो देखते हैं और अपीयरेंस को ज्यादा वो बेटर करते हैं, लेकिन वो बगैर परवाह किए, बगैर वो जितना रिलैक्स फील करे, और यही चीज है जहाँ पे आप कंफर्ट फील करें वही खड़काएं फिर। एग्जैक्टली। अच्छा, बताएं फिर अब फीडबैक क्या मिल रहा है आपको स्टूडेंट्स का? बहुत अच्छा। अच्छा, हमने अभी क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारा सिस्टम है वो यूकेसीए पे शिफ्ट हो चुका हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से अब बच्चों को ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम आ चुका है, पहले नहीं था। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो भी स्टूडेंट्स पास आउट करवाए हैं। फिर हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम वहाँ बहुत कॉस्टली है। यानी कि एक दफ़ा आपको क्लब्स में, फ्लाइट स्कूल्स में यानी कि पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, एंड दैट्स डन नाउ। अब किसी ने अगर एक्स्ट्रा कोचिंग उसको चाहिए, टीचिंग चाहिए, फिर अगर वो पास आउट हो चुका है, उसको ब्रश अप क्लासेस चाहिए एग्जाम से पहले, या फिर वो अब ATPL होता है कि आपने यानी कि ख़त्म हो गया CPL, अब आप एयरलाइन वगैरह में जा चुके हैं, ये क्या है, वो आपके जब 1500 आवर्स हो जाते हैं तब आप एग्जाम्स वगैरह वो देने होते हैं, ठीक है। तब तक मीनवाइल आप फ्रोजन ATPL वगैरह भी कर सकते हैं, यानी कि एयरलाइन पायलट्स को भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो फ्लाइट क्लब्स जाएंगे, स्पेशल फ्लाइट स्कूल्स जाएंगे, यानी कि फिर आपके पास अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, आप उसको यूटिलाइज करें। आपके फ्यूल एक्सपेंसेस बच रहे हैं, आप शाम को 8 बजे हमारी क्लासेस हो रही होती हैं
और रात के 9-10 बजे हो रही होती है, क्योंकि स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर ने कोऑर्डिनेट करना होता है आपस में, ठीक है। तो वो अपना टाइम मैनेज करते हैं, अक्सर वो 2-2 घंटे क्लास लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कहता है कि जी मैं बिजी हूँ, मैं 1 आवर की क्लास नहीं चाहता, मैं फलाने दिन नहीं होऊंगा, तो वो पूरा अच्छा वापस कदर, ये conference जो आप करते हैं। बात करी है ना, जो आपकी बाकायदा जो नाम है आपकी एकेडमी, डिजिटल एविएशन एकेडमी, दैट इज़ रियली गुड। आफ्टर कोविड वी फाइनली स्विच टू डिजिटल पाकिस्तान। बहुत मुश्किल से हमने ऑनलाइन क्लासेस लेना Exactly. शुरू की, अब लोग लेकिन used उसके हो चुके बावजूद हैं। भी हम उसको उस तरह से, मुझे ऐसा Accept लगता है, नहीं करते। सस्टेन नहीं कर सके। वो सस्टेनेबिलिटी हमने नहीं देखी ना। बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, लेकिन अब बैक टू स्कूल जो कि होना भी था, लेकिन फिर भी आपने इस चीज़ को कैरी ऑन करने की कोशिश की है। अब स्टूडेंट्स को जिन तरह आपने कहा कि मुझे ये चीज़ें नहीं थी, मुझे ये चीज़ें अवेलेबल मैसर नहीं थी, एग्जैक्टली। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उस टाइम पर फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से आपने एकेडमी बनाई? ओके, सेम थिंग कि मैं मूव नहीं करना चाहती थी घर से, अच्छा, ठीक है, मैं मूव नहीं करना चाहती बिकॉज आई हैव 2 kids as well. Okay, I have very माशाल्लाह, 2 that's kids. really good. And I didn't want to leave them at home कि मैं Okay. छोड़ के जा रही हूँ और मम्मी जा रही है, मम्मी घर ही नहीं आ रही है, मम्मी पढ़ा रही बच्चे है, परेशान हो रहे हैं। बच्चे परेशान हैं। मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती हूँ, ठीक है। आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि प्राइमरी ड्यूटीज़ होती हैं कुछ, वो हमें Yes, करनी होती होती हैं, हैं। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह, तो मुझे वर्क फ्रॉम होम जो था उसने मुझे इनिशिएटिव दिया कि यार कोई ना कोई लाजमी प्लेटफॉर्म पायलट्स के लिए भी तो होना चाहिए ना। होना मतलब चाहिए। हर फील्ड में आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस करवा रहे, नाउ दिस इज द फ्यूचर एज वेल। Yeah. यानी कि एक ऑप्शन तो हो ना, ठीक है, आप जाएं स्कूल्स कॉलेजेस में, आप जाएं, आप स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन सबने एक एक ऑप्शन ऑनलाइन भी रखी हुई है। अब बिल्कुल ऐसे ही है। आप ऑप्ट कर सकते हैं। और बहुत स्टूडेंट, अच्छा अब जो हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं इतनी हैरान हूँ कि वो भी बता रहे थे कि वो और भी बहुत सी पाकिस्तानी अकेडमी से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ही। तो इसका मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान में शायद अभी तक लोग क्योंकि हमारे साथ इंटरनेट वगैरह के इश्यूज भी हैं, बिजली के इश्यूज भी हैं, एक्सेस का बहुत बड़ा मसला है। एग्जैक्टली, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं हमारे, और क्योंकि अब ये चीज़ बहुत कॉमन हो। अच्छा दूसरी बात है, इवन स्कूल्स में उन्होंने अब बड़े बड़े से प्रोजेक्टर्स लगा के, वो भी तो डिजिटली पढ़ा रहे हैं, तो आप भी प्रोजेक्टर लगा के अपनी क्लास अटेंड कर लें, आप भी फील करें कि आप भी डिजिटली पढ़ रहे हैं। अच्छा, इससे ऑप्शंस आपके लिए इंटरनेशनल ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। आप किसी स्कूल में जाते हैं, आपके पास सिर्फ वो वाली ऑप्शंस होंगी फातिमा जो एक सिर्फ लाहौर में है, या सिर्फ जो आपकी किसी एक स्पेसिफिक सिटी में है, आपके मुंबई में बस वो ऑप्शन है। मुंबई से बाहर नहीं भाई आप जा सकते, ठीक है, लाहौर से बाहर नहीं आप जा सकते। लेकिन ऑनलाइन होते हुए आपके पास इंटरनेशनल ऑप्शंस हो जाती हैं। आपके पास इट्स अ ग्लोबल विलेज, एग्जैक्टली, यू कैन कनेक्ट टू एनी अदर कंट्री। अब हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, और वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। ओके, हमारे इंस्ट्रक्टर्स यूएई में बैठे हुए हैं, वो वहाँ से पढ़ाते हैं। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट तो नहीं यूएई जाएगा ना पढ़ने के लिए, अब वो पढ़ सकता है। अब ऑप्शंस हैं। अब पायलट्स ने ईएलपी करना होता है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हमारा टेस्ट होता है स्पेशल, क्योंकि हमें जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा पता मुझे ये बताएं कि डिग्री के अलावा अगर हम एविएशन की डिग्री की बात करें, आई एम फ्रॉम यूएमटी, तो मैंने वहाँ देखा एविएशन के बच्चों का एक अलग ही स्वैग होता है, यू नो, वो अलग, उनका एक अलग ही स्वैग होता है, एंड दे आर इन दैट स्वैग एवरी टाइम एवरी डे। अच्छा, उसके अलावा हमने चीज़ नोट की है कि चलिए आपने डिग्री तो कर ली, यू आर डन विद योर डिग्री, उसके बाद आपने कहा कि आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, आप फिर स्कूल जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अगर आपकी स्पेसिफिकली एकेडमी की बात की जाए तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि आपकी डिग्री और प्रैक्टिकल अप्रोच के अलावा आप लोग ऑफर कर रहे हैं जो कि कहीं और किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता? मुझे लगता है कि जो जितने भी बाकी प्रोग्राम्स और कोर्सेज यहाँ पर होते हैं, एक तो ये कि स्टूडेंट खुद भी जो किसी भी पायलट से यूटिलाइज करना चाहता है उसका नॉलेज वो हमें बता सकता है। वो ठीक है, वो किस तरह से, वो क्या पढ़ना चाहता है, वो किसी किस्म की भी ट्रेनिंग चाहता है, वो हमें अप्रोच करे, ठीक है, हम खुद उसको फिर वो प्रोवाइड करते हैं उसका, क्योंकि अब हमारी टीम है और ये ग्लोबल टीम है, इंक्रीज करती चली जा रही है, तो हम फिर एज अ इंटरनेशनल कम्युनिटी काम कर सकते हैं। तो सारे सॉल्यूशन, अगर कोई आपको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ तो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए जो थे, ठीक है, आपको भी प्रॉब्लम है, आप हमें बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको निकाल आपकी के डिग्री और प्रैक्टिकल अप्रोच के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप सीखना चाहते हैं? इट्स योर कॉल कि आप क्या सीखना चाहते हैं। कुछ भी सीख सकते हैं, मतलब इन दो के अलावा पीछे रह क्या जाता है फिर। ऐसे कौन कौन से कोर्सेज एडिशनल कोर्सेज हैं, आई थिंक ईएलपी कोर्स आप कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज कहीं नहीं करवाए जाते, लेजर एजुकेशन के लिए में भी नहीं करवाए जाते? नहीं, क्योंकि ये इसमें आपको यूनिवर्सिटी में आपको डिग्रीज वगैरह करवाई जाती हैं। फ्लाइट स्कूल्स आपको पूरा ग्राउंड स्कूल पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको सब्जेक्ट की ऑप्शन नहीं है।
यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं। अपनी चॉइस की ऑप्शन है। आपके पास चॉइस है और आपने कुछ भी और आपके माइंड में कोई और आइडिया है कि जो आप किस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं, पायलट्स का नॉलेज वगैरह या एविएशन इंडस्ट्री से कुछ और पढ़ना चाहते हैं, बहुत से ऐसे एडवांस्ड कोर्सेज हैं जो पायलट्स करवा सकते हैं। जैसे कि फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट के कोर्सेज हैं, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, कुछ जो आप करवाना चाहते हैं आप बता दें, हम वो भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे। चॉइस इज ऑल योर्स वाली पॉलिसी है यहाँ पे जो कदर ने इंट्रोड्यूस कराई है। बहुत सारे क्रेडिट्स है कदर के पास ना। मतलब एक तो ये कि चलिए डिजिटल एकेडमी एविएशन की बना ली है, दूसरा ये कि बीइंग अ वुमन शी इज वेरी कंफर्टेबल टू डू ऑल दीज थिंग्स, जो कि और बीइंग कंफर्टेबल इन दिस अटायर एज वेल। तो बहुत सारे क्रेडिट्स हैं, लेकिन फिर भी आप क्या मजीद इनकरेज करना चाहते हैं कदर को? नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ कि जिस तरह अपॉर्चुनिटीज़ वो दे रही हैं और तलबा को के लिए भी आसानियाँ हैं, क्योंकि इससे पहले नहीं थी, बहुत सारी मुश्किलात थी, अब कहीं ना कहीं एक आसानी, एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल रहा है। लेकिन कदर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ख़ासकर मैं ख़वातीन या बच्चियों की तरफ आऊँगा कि उमूमन हम देखते हैं कि एविएशन हो या दीगर ऐसे फोर्सेज हो जहाँ पे ख़वातीन का रुझान थोड़ा सा अब तो चल बढ़ रहा है, लेकिन आपको देख के अब कितनी बच्चियाँ जो हैं या वो देख के आपको देखे वो चाहती हैं कि वो भी कोई पायलट बने, वो भी कुछ ऐसा डिफरेंट करना चाहती हैं, तो क्या उनका शौक देख के या कोई ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि अब वो बढ़ रहा है कम होने के बजाय, या वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई दे रही है उनको इसी फील्ड में, वो दिलचस्प दिखाए मज़ा, ज़ाहिर बात है कि वो कुछ करना तो चाह रहे हैं ना? हरमीत, बिल्कुल ख़वातीन में बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन इस फील्ड की सबसे बड़ी हर्डल ये कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये फील्ड, और जिसकी वजह से जो शौक हैं वो पीछे रह जाते हैं और हमारी जो फॉरेन कम्युनिटी है वो श्रिंक करती चली जा रही है, जिसकी वजह से हमारी एकेडमी भी ज़्यादातर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वही यूटिलाइज़ करते हैं। और जबकि लेकिन अभी तो ये है कि रिसेंटली फाउंडेशन कोर्सेज़ के लिए और लेजर एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि अब अपॉर्चुनिटी है तो लोग अवेल कर रहे हैं। इससे पहले जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो फ्लाइट स्कूल्स की हद तक की थी और वहीं पे लोग जाते थे। अब ये कि अब एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है, अवेयरनेस आ रही है, तो लेट्स सी कि किस तरह से और हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, वीमेन के लिए मैं और ये कहूँगी कि हमारे पास जितने भी वीमेन इंस्ट्रक्टर्स हैं, मैं उनकी फ़ोटोज़ भी नहीं लगाती, क्योंकि मुझे लगता है कि इन फ्यूचर शायद, लेकिन अभी फ़िल वक्त तो नहीं, मैं बिल्कुल पोस्ट नहीं करती वहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ वीमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, और मैं इस चीज़ के सख्त अगेंस्ट हूँ। यानी गाड़ी की एडो सा लड़की खड़ी है, लाइक व्हाई? ठीक है, आपको ब्रेन काम करना चाहिए। तो मैं अपनी एकेडमी में लगाऊं और मेरे पास अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो भी प्यारे हैं बेचारे। नहीं प्यारे हैं या नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए आपका। कदर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। आपसे बातें करके मुझे बहुत मजा आया। व्यूअर्स, मुझे लगता है कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। आपकी ज़बरदस्त ज़िंदगी अगर आप गुजारना चाहते हैं तो बस जो डिसीजन आपने ले लिया ना उसे एंजॉय करें, जैसे कदर कर रही है। मतलब आप जो करना चाहते हैं जस्ट गो फॉर इट, आपका पहला स्टेप। एंड सेकेंडली जस्ट ट्राई टू एंजॉय दैट थिंग। कहते हैं ना कि जब आपका शौक आपका जरिया मौज बन जाए तो उसमें कितने मज़े आते हैं। ये आपके लिए लाइव एग्जाम्पल है कदर की सूरत में। तो बेसिकली बेस्ट ऑफ लक, जो भी आप करना चाहते हैं जस्ट गो फॉर इट। और हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम हमेशा अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि तमाम वो विक्ट्रीज जो ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान को कामयाब करते हैं वो आपको इस प्रोग्राम में ज़रूर बताया जाए। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट, हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर इन विक्ट्रीज़ को तो मैंने देखा है कि आम पब्लिक बहुत ज़्यादा हरमीत सेलिब्रेट करती है। आप और मैं और ट्वीट ज़रूर करते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक पर उसको रीशेयर ज़रूर करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में इनाम बट ने गोल्ड मेडल जीता है और हम सब ने उनको कंग्रेचुलेट भी किया और इस विक्ट्री को सेलिब्रेट भी किया। लेकिन हमने सोचा आपसे उनकी मुलाकात भी करा देते हैं। हरमीत, आप इस विक्ट्री को कैसे देखते हैं? फिर उनसे बातचीत करते हैं। इनाम बट कनेक्ट होंगे हमारे साथ कुछ देर में। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि नामुनासिब हालात में भी हमारे खिलाड़ी जितने भी हैं ना, आप देखें जितने भी एथलीट्स हमारे शोज़ में आए हैं या एथलीट्स से हम जब मुलाकात करते हैं
तो बहुत से मुश्किलात का उनको सामना होता है और वो आम घराने से निकलकर अपनी बहुत सारी मुश्किलात उनका उनको सामना होता है। फिर जिन जिन की स्टोरियाँ हम पढ़ते हैं सक्सेस की, बस जारी बात है जब वो कामयाब हो जाते हैं तब उनकी स्टोरियाँ हम पढ़ते हैं कि भाई किन किन मुश्किलात का उनको सामना था, लेकिन जब वो सामना करके आगे निकलते हैं और मुल्क और का नाम रोशन करके आते हैं तो जारी बात है खुशी तो सबको होती है। और हमें भी खुशी है कि भाई हमारे वो एथलीट्स जो बहुत सारे मुश्किलात के बावजूद वो गए और वो कमाल मुकाबला करके आए और वापसी बहुत बड़ी कामयाबी समेट के आए, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और अमूमन हम देखते हैं सुहा जितने भी एथलीट्स हैं पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना और फिर पाकिस्तान की जो इमेज आपको पता है कि ऑलरेडी पूरी दुनिया में है, उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, उसे बेहतरीन पोर्ट्रे करने के लिए जब ऐसे लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें तो बहुत खुशी होती है। इनाम बट खुद भी बहुत ज़्यादा खुश है, उनसे कुछ थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। इनाम, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। पहले सबसे तो आपको बहुत मुबारक हो इस गोल्ड मेडल के लिए। सेकेंडली मुझे ये बताएगा कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस, लाइक क्या तासुरात थे आपके जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे विद पाकिस्तानी फ्लैग, क्या तासुरात थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस ब्यूटीफुल शो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के फजलो करम के साथ कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता। फर्स्ट 3 फाइटें मैंने विन की, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली गोल्ड नहीं जीत सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कॉमनवेल्थ का मुकाबला होता है, पूरी दुनिया के टॉप 72 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इन कंट्रीज़ में इतने बड़े लेवल पर compete करना और फिर सिल्वर मेडल जीतना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े फ़ख्र की, बहुत बड़े शुक्र का मुकाम है। बिल्कुल गोल्ड मेडल होता तो वो ज़्यादा खुशी थी उसकी कि मैं अपने मुल्क का तराना भी जो है वहाँ पर सुनता। लेकिन चले, मैं समझता हूँ कि गोल्ड मेडल ना सही सिल्वर मेडल मिल गया, तो ये मेडल मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की जीत है। अच्छा हरमीत, आप मुझे ये बताएं कि आपको इंजरी का सामना भी करना पड़ा और जाहिर बात है कि वो भी एक मुश्किल कठिन दौर था, तो ये सारी चीज़ें आपको तकलीफ थी और इस तकलीफ में भी आप बहुत अच्छा खेले, क्या कहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल, फाइनल का मुकाबला तो किसी भी इवेंट का हो बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला होता है और फाइनल में पहुंचने से पहले मैंने 3 खिलाड़ियों को हराया। स्कॉटलैंड के खिलाड़ी को मैंने हराया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराया, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को मैंने नॉकआउट किया सेमीफाइनल में। और अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल के दौरान मेरे घुटने में मुझे इंजरी का सामना करना पड़ा और बिल्कुल उसके 1 घंटे के बाद ही हमारा फाइनल का मैच था, जिसमें मुझे टाइम नहीं मिल सका और मैंने वो इंजरी के दौरान ही अपनी फाइट को कंटिन्यू मुझे करना पड़ा और उसी दर्द के साथ मैं खेला। और इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट थी और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैं 2010 में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीत चुका हूँ, इंडियन खिलाड़ी को हराया था। 2016 में भी मैंने गुवाहाटी के मुकाम पर भी इंडियन खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता, 2018 में भी हराया। तो मैं समझता हूँ कि जीत और हार खेल का हिस्सा है। आपने अपना 100% देना होता है। आपकी कोशिश ये होती है कि आप अपने मुल्क के लिए मैक्सिमम करें और प्रेशर कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि इतना होता है, क्योंकि आपने एक एफर्ट की होती है, दुआ आपके साथ पूरे पाकिस्तान की होती है, तो आपने बस अपना 100% देना होता है। और इस इंजरी में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100% दिया। फिर जो अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हुआ था वो हमें मिला। सिल्वर मेडल बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, इस सिल्वर मेडल को इंशाल्लाह गोल्ड में बदलेंगे। यकीनन आपकी कामयाबी है कि इंजरी के बावजूद भी आपने सिल्वर मेडल जो है अपने नाम किया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और हमें ये कामयाबी दिलाई है। लेकिन अब जब आप कुछ कामयाब हो जाते हैं तो आपकी मुस्तकबिल की मंजिलें भी बिल्कुल सामने होती हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मज़ीद आगे क्या क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टारगेट? और इंशाल्लाह इसके बाद वर्ल्ड बीच का हमारा मुकाबला होने जा रहा है, जो कि इंशाल्लाह यूरोप में रोमानिया में होगा और बहुत कोशिश होगी कि मैं उस मुकाबले में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप का एक मुकाबला है, तो अभी इस साल तकरीबन 2 से 3 और मुकाबले आ रहे हैं और पूरी कोशिश है, पूरी एफर्ट है कि मैं अपने पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद करूँ और इंशाल्लाह जितनी मैं एफर्ट कर सकता हूँ इस प्यारे पाकिस्तान के लिए वो जरूर करूँ। जी हरमीत, इनाम बट ये बताएगा कि अगला इवेंट भी आपका आ रहा है, तो उसके लिए कैसी तैयारी, और दूसरी बात ये कि हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उनको यही अपील करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आप ये देखें कि हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे पहलवानों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अभी ज़रूरत इस चीज़ की है कि आगे ओलंपिक्स आने वाले हैं, तो इन खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। देखें, हमें पता चल गया है कि किन गेम्स में टैलेंट है, वो तमाम गेम्स के खिलाड़ी निखर के हमारे सामने आ गए हैं। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए, इंटरनेशनल कोचेस प्रोवाइड किए जाएँ,
इन खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मौके फराहम किए जाएँ, जहाँ पर जाकर वो अपनी तरबियत भी करें, अपने इंटरनेशनल मुकाबले भी खेलें। क्योंकि जब आप अपने से अच्छे, अपने से बेहतर माहौल में ट्रेनिंग करते हैं, बेहतर खिलाड़ियों से ट्रेनिंग करते हैं, तो आपका लेवल बहुत बेहतर हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा इन पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जितना ज़्यादा इन खिलाड़ियों की लुक आफ्टर की जाएगी, उतना ही ज़्यादा ये हमारे खिलाड़ी अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। ठीक, ये बात वाकई ठीक है। हरमीत, आप इस बात को किस तरह सेकंड करेंगे कि हम जब भी कोई विक्ट्री आती है हमारे पास या पाकिस्तान के नाम कोई विक्ट्री आती है तो हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, हम इनको इनकरेज भी करते हैं, जैसा कि खिलाड़ी जैसे अरशद नदीम हो गया और ये हमारे पास इनाम बट हो गए। लेकिन वो जो बीच में आपकी स्ट्रगल होती है, जो आपको इदारों का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, बिकॉज जब आप कामयाब हो जाते हैं तब तो सब सेलिब्रेट करते हैं, सब आपको इनकरेज करते हैं, सब आपको मुबारकबादें देते हैं। लेकिन हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को खासतौर पर खेल के मैदान में पहले ही एक्टिव हो जाना चाहिए कि हमारे पास इतना कीमती टैलेंट मौजूद है, अगर थोड़ा सा इन्हें पॉलिश किया जाए, थोड़ा सा इनको फंड्स दे दिए जाए, तो पाकिस्तान गेम्स के लिहाज से तो बहुत आगे जा सकते हैं। हरमीत, सुहा, अगर हम देखें ना, जितने भी एथलीट्स हैं आपके, इस पे पहले भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि ज़्यादातर वो हमारी तरह ही घरानों से निकल के आते हैं, उनकी कोशिश होती है, मेहनत करके ऊपर जाते हैं, लेकिन मुश्किलात बहुत होती हैं, उनके रास्तों में रुकावटें बहुत होती हैं। और ख़ासकर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते, जिन्होंने बहुत कुछ जीता, लेकिन उनके साथ कोच तक नहीं होता। आपके बहुत सारे एथलीट्स ऐसे गिला शिकवा करते हैं कि दीगर जो ममालिक हैं उनको जिस तरह तैयारी की जाती है और जो मोटिवेशनल जिस तरह उस पर फिर जिस तरह उनको हम देखते हैं कि थपकी आपको जब हौसला मिलता है, उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो उनकी इंडस्ट्रीज होती हैं वो उनको कितना सपोर्ट करती हैं, दीगर लोग की सपोर्ट होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होती, सारा कुछ अपने बलबूते पर करना होता है। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि हम कम से कम अगर इनकी बेहतरीन तैयारियां कर पाते, अगर हम इनको पहले से वो तमाम तर सहूलियात मुयसर कर पाते, तो मेरे ख्याल में ये बहुत कुछ कर पाते। लेकिन ये तमाम तर सहूलियात ना होने के बावजूद फिर भी ये कमाल कर जाते हैं, ये फिर भी अपने नाम कुछ ना कुछ टाइटल अपने नाम, अपने मुल्क के नाम कर जाते हैं। तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन ये इस पर सोचना होगा। इस बार जिस तरह कॉमनवेल्थ गेम में हमारे एथलीट्स ने, हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, शायद किसी और ने दी, उससे बड़ी बात है कि आपकी नामुनासिब हालात में आप इस किस्म की कारकर्दगी देते हैं, तो कम से कम इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, उनको सपोर्ट करना हुकूमत का काम है, इदारों का काम है कि वो सपोर्ट दें बच्चों को, ताकि ये मुल्क और कौम का नाम जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन कर सकें। और हरमीत, अभी तो हम बात कर रहे हैं उन तमाम लोगों की, उन तमाम खिलाड़ियों की, एथलीट्स की, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम उन तलबा और तलबात की बात करें जो कि स्टूडेंट्स हैं और स्पोर्ट्स कोटा पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अपनी परफॉर्मेंसेज देते हैं, दे आर वेरी क्रेडिबल, दे आर वेरी टैलेंटेड एज वेल। लेकिन चलें, माँ बाप की दुआएँ हैं, इनकी अपनी मेहनत है, फैसिलिटेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये फिर भी इतनी मेहनत करते हैं और फिर अपनी मदद आपके तहत इन इरादों के थ्रू वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनका टारगेट होता है। इनाम, बट आपसे हम इसी हवाले से ये जानना चाहते हैं कि माँ बाप की यकीनन आपकी दुआएं होती हैं, आपके कोचेस की बहुत सारी मेहनत होती हैं, लेकिन अगर इस सिल्वर मेडल की बात की जाए तो आप ये मेडल किसके नाम करना चाहते हैं? आप किसको क्रेडिट देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये मेडल मैं अपने पाक फौज के उन ऑफिसर्स को, उन जवानों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो फ्लड रिलीफ में हमारे बलूचिस्तान में थे और हमारी आवाम के लिए अपनी जानों पर खेला और उन्होंने शहादत का दर्जे पर वो पहुँचे। तो ये मेडल बिल्कुल पाक फौज के जवानों के नाम है, ऑफिसर्स के नाम है, जिनकी वजह से हम यहाँ पर अपने सीने पे पाकिस्तान का परचम लहराते हैं और जिनकी वजह से हम इतनी आज़ाद तरीके से रहते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ये मेडल डेफिनेटली इनके नाम है। और दुआ मैं अपील करूँगा जितने भी पाकिस्तानी हैं, मेरी फैमिली से और मेरे जो बाकी पाकिस्तान के लोग हैं, मेरे फैंस हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे अपनी भरपूर दुआओं में याद रखें। इस्लामिक गेम्स भी हैं, इसके लिए भी एफर्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जो आने वाले इवेंट हैं उसके लिए भी पूरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें जी। अच्छा इनाम भट्ट साहब, अगर हम देखें, जाहिर बात है मुश्किल होता है, तैयारी ज़रूरी होती है, फिर जाहिर बात है सपोर्ट भी ज़रूरी होता है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि कॉमनवेल्थ गेम में आपने तैयारियाँ कैसे की और किन किन इदारों की सपोर्ट आपको हासिल थी? जी बिल्कुल, देखें कॉमनवेल्थ के लिए हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप लगाया हुआ था। तकरीबन 6 माह के लिए हम लाहौर सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे थे। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने हमें कोचेस प्रोवाइड किए थे, खिलाड़ी थे, और इसके अलावा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने हमें स्कॉलरशिप लेकर दिया हुआ था।
लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे ममालिक से तो उनके बजट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको इवेंट दिए जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो उनके तमाम खिलाड़ी बैरून ममालिक में ट्रेनिंग कर रहे थे, और अगर बाकी मुल्कों की बात करें, इवन बांग्लादेश जैसे जो ममालिक हैं और इसके अलावा जो नेपाल जैसे ममालिक हैं वो भी दूसरे कंट्रीज़ में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान में हमने ट्रेनिंग की, भरपूर ट्रेनिंग की, और उसी की वजह से आज हमने ये जो मेडल हैं ये जीते हैं। तो आने वाले जो वक्त है और आने वाले जो इवेंट है उनके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अपने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाएं ताकि हमारे जो मेडल्स की तादाद है वो ठीक है। सो मच इनाम, बहुत खुशी हुई हमें आपसे बात करके, और आपको एक बार फिर से हमारी तरफ से मुबारकबाद, गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद कि आपने पाकिस्तान को ये क्रेडिट दिलाया है, ये नाम दिलाया है। सो बेसिकली ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान का दरअसल पाकिस्तान का फ़ख्र होते हैं। तो इनको प्रोग्राम में बुलाने का मकसद भी है कि आपसे मुलाकात कराई जाए। सो वी आर डन फिर आज शो फॉर टुडे, और हमने अब्दुर्रऊफ साहब की यकीनन बहुत मिस किया, लेकिन कल दोबारा से आएंगे। अभी पूरा हफ्ता उनकी छुट्टी चलेगी, कल हम नए शोज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए इशू के साथ दोबारा से आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दिन बेहतरीन गुजारिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।